हेलो बच्चों, कैसे हो? आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारा परिवेश भाग 2 कक्षा 4 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक। क्लास 4 के लिए हम पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक लेके आए हैं, जिनमें से हमने कई पाठ कर लिए हैं। पाठ 3, पाठ 1, पाठ 2 और पाठ 3 हम कर चुके हैं और अपने चैनल पर डाल चुके हैं। आपने देख लिए होंगे। नहीं देखे हैं तो बच्चों हमारे चैनल पर जा कर के या प्लेलिस्ट में जा कर के आप इनको खोल करके पढ़ लीजिए। सारे प्रश्नोत्तर गतिविधियां आपको इनके अंदर मिल जाएंगी। आज हम शुरू करने वाले हैं अंतर्निर्भरता का चक्र यानी कि पाठ 4। अध्याय 4 है अंतर्निर्भरता का चक्र। तो पहले हम पाठ को पढ़ करके समझेंगे, उसके बाद पाठ के अंदर की और बाहर की सारे क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर पूरे वीडियो को देखने के लिए। मनोज कल पूरी रात सो नहीं पाया, ना ही ऊषा, राजू और दादी, यानी सभी नहीं सो पाए। सभी बहुत परेशान थे। उनकी परेशानी का कारण था कजरी गाय। कजरी गाय रात भर दर्द से कराहती रही। राजू बोला कि क्या इसके पेट में दर्द है? ऊषा उदास सा मुंह बनाकर बोली, मुझे तो लगता है कजरी को बुखार आ गया है। मनोज भी दुखी मन से कजरी की तरफ देखकर बोला, सुबह हो गई है, अब डॉक्टर को बुलाता हूँ, वो ही कुछ बता पाएंगे। डॉक्टर साहिबा आई तो उषा ने बताया कि कजरी कल पूरी रात दर्द से कराह रही थी। राजू तो रुआंसा ही हो गया और डॉक्टर से बोला, क्या कजरी बहुत बीमार है? क्या आप उसे मोटी सी सुई लगाएंगी? तो डॉक्टर बोली, कजरी काफ़ी कमज़ोर है, उसके पेट में भी दर्द है, एक सुई तो लगानी ही होगी। कुछ दवाइयाँ भी दे रही हूँ, उसे प्रतिदिन खिलानी होगी। मनोज बोला, कजरी कुछ दिनों से बहुत कम दूध दे रही है। दादी उदास मन से आसमान में देखते हुए बोली, इस वर्ष बारिश भी तो बहुत कम हुई है। ठीक है ना। तो बच्चों, ये कजरी गाय की कहानी है। ये कजरी गाय, इनकी घर में एक गाय का नाम है और वो कुछ दिनों से बीमार चल रही है, तो उसके बारे में ही यहाँ बताया गया है। उसके पेट में दर्द है। ठीक है। तो अभ्यास एक सबसे पहले यहाँ दे रखा है, आओ अपने शरीर में होने वाली संवेदनाओं को वर्गीकृत करें। ठीक है ना। तो यहाँ पर सहज, हंसने पर आंखों में पानी आ जाना। जब बच्चों हम हंसते हैं तो हमारी आंखों से पानी आ जाता है। छींक आ जाना, ये भी अचानक से आ जाती है। भूख लगने पर पेट में गुड़गुड़ होना, ये भी अचानक से होता है। प्यास भी अचानक से लगती है। मंच पर बोलने के समय पैरों में कंपन भी अचानक से होता है और परीक्षा के समय घबराहट भी अचानक से हो जाती है। ठीक है। मनोज की तरह गांव के और लोग भी खेती और पशुओं और प्रकृति पर निर्भर काम करते हैं। जैसे मनोज का परिवार कजरी से मिलने वाले दूध को बेचकर कुछ धन कमाता है और साथ ही खेतों में मौसम के अनुसार फसलें बोते हैं। आइए पता लगाएं कि कौन सा व्यवसाय किस पर निर्भर है। ठीक है, यहाँ देखिए एक पिक्चर दी हुई है। आप इसमें बहुत से लोगों को देख रहे हैं कि कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। ठीक है। अलग अलग व्यवसाय अलग अलग संस्थानों संसाधनों पर निर्भर करते हैं। जैसे कुम्हार को मिट्टी चाहिए तो बढ़ई को लकड़ी, कील और हथौड़ा चाहिए, जो हमें प्रकृति से मिलता है। ऐसे ही कई काम जीव जंतुओं पर आधारित हैं। जैसे दूध उत्पादन के लिए गाय, भैंस और बकरी का पालन, रेशम के लिए रेशम के कीट का पालन इत्यादि। तो बच्चों, समझ में आ गया होगा कि हर जो भी काम हम करना चाहते हैं वो हमें किसी न किसी चीज़ से ही करना पड़ता है। अभ्यास तो दे रखा है। आप नीचे दी गई सारणी में खेती से जुड़े व्यवसाय एवं उनके लिए काम आने वाले पेड़ पौधों अथवा फसलों के नाम लिखिए। ऐसे जीव जंतुओं से जुड़े व्यवसाय के बारे में भी लिखिए। तो यहाँ पर सारणी हम देखते हैं। पेड़ पौधे या खेती से जुड़े व्यवसाय, फसल उत्पादन है, बागवानी है। ठीक है। कौन से पेड़ पौधों से? गेहूँ, चावल, मक्का, दालें, सब्जियां, ये फसल उत्पादन है। फल, आम, सेब, केला, फूल, गुलाब, गेंदा के, ये बो करके बागवानी कर सकते हैं। और अन्य संसाधन, बीज, खाद, पानी, कृषि उपकरण, बीज, खाद, पानी, बागवानी के उपकरण, ये इनमें काम आते हैं। जीव जंतुओं से जुड़े व्यवसाय कौन से? पशुपालन और मुर्गी पालन। पशुपालन में गाय, भैंस, बकरी की और भेड़ की आवश्यकता होती है और इनको चारा, पानी, पशु शेड और पशु चिकित्सा सेवाओं की आवश्यकता होती है। और मुर्गी पालन के लिए मुर्गियों की आवश्यकता होती है। दाना, पानी, मुर्गी घर और अंडे इनके लिए चाहिए। ठीक है। अभी हमने समझा कि डॉक्टर की दवाई से कजरी की तबीयत पहले से अच्छी हो गई। गांव में इस वर्ष बारिश भी हुई और हरा भरा चारा वापस से कजरी के खाने में दिखने लगा। दादी एक दिन खुशी से बोली, अब तो काम काज अच्छे से चलने लगेगा। इस बात को समझने के लिए राजू ने एक कड़ी योजना बनाई। काम काज अच्छे से चलने लगेगा,
क्योंकि कजरी दूध अच्छा दे रही है, क्योंकि उसे अच्छा हरा चारा मिल रहा है, क्योंकि अच्छी बारिश बारिश अच्छी हुई है। इस प्रकार अंतर्निर्भरता जानकर स्पष्ट हुआ कि हम प्रकृति पर निर्भर हैं। यानी कि अगर बारिश अच्छी हुई तो सारी चीज़ें अच्छी होंगी, उस पर सभी निर्भर रहते हैं, जीव जंतु भी और पेड़ पौधे भी। ठीक है ना। अभ्यास 3 है, आप भी नीचे दी गई समस्या की कड़ी बनाइए। गांव की नालियों का भरना, तो क्यों भर जाती हैं? क्योंकि उनमें हम कचरा डाल देते हैं, या और भी जो भी बातें हैं आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है गांव की नालियों का भरना, क्योंकि लोग कचरा नालियों में फेंकते हैं, क्योंकि नालियों की नियमित सफाई नहीं होती है, क्योंकि बारिश का पानी नालियों में जमा हो जाता है, क्योंकि ना पानी का बहाव रुक जाता है और मच्छर पनपते हैं। ठीक है। अब है अभ्यास कार्य 4, समूह कार्य है, ये आपको समूह में करना है। राजू अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ पता लगाने का प्रयास कर रहा है, आओ उसकी सहायता करें। समूह में नीचे दिए गए प्रश्नों पर चर्चा कीजिए और दूध का पशु से बाजार तक पहुंचने की प्रक्रिया का पता लगाइए। कौन कौन से पशु हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं, ठीक है ना, और पहले क्या क्या करते हैं और बाद में क्या, एक कड़ी बनाइए। ठीक है। तो यहाँ देखिए ये चित्र दिया हुआ है। तो यहाँ पर उदाहरण के लिए चरण 1 दिया हुआ है, गाय भैंस का पालन पोषण। चरण 2 में दूध निकालना। चरण 3 में दूध से दही, पनीर, घी आदि बनाना। ठीक है। इसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं, कौन कौन सी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है और इनमें से प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं को सूचीबद्ध कीजिए। यदि ये वस्तुएं नहीं हों तो क्या विकल्प होगा। तो ऐसे ही आओ पता लगाएं, पेड़ से कागज और कागज से कॉपी तक की यात्रा कैसी दिखती है। अपनी शिक्षक की सहायता भी आप ले सकते हैं। पहले क्या होता होगा, फिर क्या, प्रक्रिया की कड़ी बनानी है अपने को। ठीक है। तो ये समूह कार्य था बच्चों। इस समूह में देखिए कौन कौन से पशु दैनिक जीवन में काम आते हैं। तो इसका उत्तर हमने यहाँ लिखा है, गाय भैंस बकरी भेड़ मुर्गी कुत्ता घोड़ा ऊंट। पहले क्या क्या करते हैं और बाद में क्या, एक कड़ी बनाई है। तो उदाहरण के लिए चरण 1 में गाय भैंस का पालन पोषण, चरण 2 में दूध निकालना, चरण 3 में दूध से दही पनीर घी आदि बनाना। इनमें कौन से लोग सम्मिलित हैं, किसान, ग्वाला, दूध विक्रेता, हलवाई और उपभोक्ता। फिर है कौन कौन सी वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं की सूचीबद्ध करिए। तो प्राकृतिक है घास चारा पानी, मानव निर्मित है बाल्टी बर्तन धोने की मशीन चूल्हा गैस डिब्बे। और फिर प्रश्न है कि यदि ये वस्तुएं नहीं हो तो क्या विकल्प होगा। पशुओं का पालन मुश्किल होगा, दूध का उत्पादन कम होगा, दूध से बने उत्पादों की कमी होगी। फिर है पहले बड़ा होना होता है, फिर क्या, प्रक्रिया की कड़ी बनाइए। तो पहले बड़ा होना होता है, फिर क्या, तो पहले सबसे पहले जैसे हम पेड़ को बोते हैं ना, तो बीज बोना, फिर अंकुरण, फिर पौधा बनना, फिर पेड़ बनना, फिर फल और फूल आना। फिर है सूचना इकट्ठा करने के ऊपर कौन कौन सी वस्तुएं इस निर्माण प्रक्रिया में शामिल हैं, पेड़ पानी मिट्टी धूप हवा। यदि ये वस्तुएं नहीं हो तो क्या विकल्प होगा, पेड़ नहीं उगेंगे, ऑक्सीजन की कमी होगी, कागज और लकड़ी के उत्पाद नहीं बनेंगे। ठीक है। अब है अभ्यास 5, दुनिया हमारे घर में। अभी तक पाठ में हमने सीखा कि हमारे व्यवसाय बहुत सीमा तक पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर अर्थात पर्यावरण पर निर्भर है। आइए देखें कि हमारे दैनिक जीवन में अंतर्निर्भरता कैसे दिखाई देती है। क्या कभी आपने सोचा है कि जिन वस्तुओं को हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं वो कहाँ से आती हैं, उन्हें हम तक पहुँचाने वाले कौन लोग हैं। आओ इस बारे में पता लगाएं। अपनी कॉपी के पृष्ठ में बीचों बीच किसी ऐसी वस्तु का चित्र बनाइए जो आप प्रतिदिन उपयोग में लेते हैं, जैसे कि पेन कपड़ा ब्रश इत्यादि, जिसका उपयोग आप सामान्यतः करते हैं। अब इसके किनारे उन सभी वस्तुओं के नाम लिखो जिनसे मिलकर ये वस्तुएं बनी हैं। तो जैसे हमने पेन लिखा है, तो पेन किस किस चीज़ से मिलकर के बनता है। फिर ये भी लिखो कि यह सामान कहाँ से आया होगा, इसको बनाने में कौन कौन सम्मिलित हुआ होगा। फिर ये वस्तुएं आपके पास कहाँ से आई, इनको वहाँ तक किसने पहुँचाया होगा, उनके भी नाम लिखो। एक बार जब आप सभी के नाम लिख चुके हैं तो जिन्होंने इसे बनाने में या इस आप तक पहुँचाने में ही कोई योगदान दिया हो, अपने पेज को एक बार फिर से देखें। क्या दिखाई दे रहा है, एक वस्तु के लिए आप कितने लोगों पर निर्भर हैं। क्या आप इन सभी को जानते हैं। क्या ये सभी लोग वस्तुएं आपके स्थानीय परिवेश से हैं, यदि नहीं तो कहाँ कहाँ के लोग इसमें शामिल हैं। यह देखकर आपको जो अनुभव हो रहा है उसे लिखें। अगर इसमें से कुछ भी कम पड़ जाए या नहीं हो तो इस पूरी प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों ये 9 क्वेश्चन हैं।
नो क्वेश्चन। हमने पहले ही जो प्रश्न का जवाब दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे यह एक गतिविधि आधारित प्रश्न है जिसमें आपको अपनी पसंद की वस्तु का चित्र बनाना है। ठीक है, अब इसके किनारे उन वस्तुओं के नाम लिखो जिससे मिलकर के ये वस्तुएं बनी हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपने कपड़े का चित्र बनाया है, तो उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री कपास, धागा, रंग आदि लिखेंगे। अब ये भी लिखेंगे कि ये सामान कहाँ से आया, इसको बनाने में। तो कपड़ा बनाने के लिए कपास खेत से आता है, धागा फैक्ट्री में बनता है, रंग रसायनों से बनता है। इनमें किसान, मजदूर, इंजीनियर, डिजाइनर आदि शामिल होते हैं। ये वस्तु आप तक कहाँ से आई, कहाँ वहाँ तक किसने पहुँचाया होगा, और उनके भी नाम लिखने हैं। तो कपास खेत से मंडी, फैक्ट्री, फिर दुकान तक आती है। इसमें परिवहन कर्मी, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता आदि शामिल होते हैं। फिर 5वें प्रश्न का उत्तर है, यह एक अवलोकन आधारित प्रश्न है, यानी कि आपको अवलोकन करना है। फिर 6ठा प्रश्न है, क्या दिखाई दे रहा है। तो हम लिखेंगे इसमें, आपको यह दिखाई देगा कि एक साधारण वस्तु के लिए भी आप कई लोगों पर निर्भर हैं। आप शायद उनमें से अधिकांश को नहीं जानते होंगे। क्या ये सभी लोग और वस्तुएं आपके स्थानीय परिवेश से हैं? यदि नहीं, तो कहाँ कहाँ के लोग इसमें शामिल हैं? तो संभवतः सभी लोग और वस्तुएं आपके स्थानीय परिवेश से नहीं हैं। इनमें विभिन्न राज्यों या देशों के लोग और वस्तुएं शामिल हो सकती हैं। तो यह देखकर आपको जो अनुभव हो रहा है वो लिखना है। तो यह आपको विश्वव्यापी निर्भरता और विभिन्न व्यवसायों के महत्व का अनुभव कराएगा। फिर 90 का है, अगर इनमें से कुछ भी कम पड़ जाए या नहीं हो तो इस पूरी प्रक्रिया पर क्या प्रभाव होगा। तो यदि इनमें से कोई भी कड़ी टूट जाती है तो पूरी आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो सकती है और वस्तु का उत्पादन या उपलब्धता प्रभावित हो सकती है। ठीक है बच्चों। फिर है, पता लगाइए और प्रदर्शित कीजिए। अपने घर में आने वाले सामानों के पैकेट को देखें, उनके पीछे लिखे विवरण को ध्यान से पढ़ें और पता लगाएं कि वह वस्तु कहाँ बनाई गई है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, उदाहरण के लिए एक बिस्किट का पैकेट देखना है आपको बच्चों, उस पर लिखा हो सकता है भारत में निर्मित या फिर अन्य किसी देश का नाम। फिर दूसरा प्रश्न है, इसमें शामिल सामग्री या वस्तुएं कहाँ से आई। तो बिस्कुट के लिए गेहूं भारत या अन्य कृषि प्रधान देश से, चीनी गन्ना उत्पादक देश से, तेल तिलहन उत्पादक देश से। ठीक है, ये आपके घर तक किसने पहुंचाई। उत्पादक से वितरक, थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता, दुकानदार और अंत में आप या डिलीवरी व्यक्ति जो आपको डिलीवरी देने आया हो। फिर चौथा क्वेश्चन है, जब आप इनके बारे में सोचते हैं तो आप कैसा महसूस करते हैं। तो हम महसूस करते हैं यह एक वैश्विक व्यापार और आपूर्ति श्रृंखला की जटिलता को दर्शाता है और यह महसूस होता है कि हम कितने जुड़े हुए हैं और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों पर निर्भर हैं। अब है थाली में संसार। चरण 1, आपके घर में किसी विशेष अवसर पर तरह तरह के व्यंजन बनते हैं। आमतौर पर आपने कुछ ऐसे व्यंजनों को भी खाया होगा जो आपके घर में नहीं बनते पर आपने कहीं और खाए होंगे। ठीक है ना, जैसे अपन शादी ब्याह में खाते हैं, बाजार में खाते हैं, कभी बाजार में, कभी दोस्त के घर या फिर कभी अपने नानी के घर। कुछ व्यंजन तो मौसम विशेष में बनते हैं, जैसे बाजरे की गर्मा गर्म राब सर्दी के मौसम में बनती है, वहीं चिलचिलाती गर्मी में ठंडी राबड़ी। नीचे दी गई थाली में आप अपने मनपसंद व्यंजन बना सकते हैं और इन्हें बनाते समय इन प्रश्नों के बारे में सोचें और समूह में इन पर चर्चा करें। तो पहला है, यह व्यंजन कौन से मौसम में बनाया जाता है, इसी मौसम में क्यों बनाते हैं। तो आपको अपनी मनपसंद का व्यंजन बनाना है और उसके बारे में, जैसे ये थाली हमने बनाई है तो आपको भी इस तरह से बनानी है। ठीक है ना। तो पहला प्रश्न जो है, उदाहरण के लिए बाजरे की राब सर्दी में बनाई जाती है क्योंकि यह शरीर को गर्मी देती है और उस मौसम में बाजरा आसानी से उपलब्ध होता है। यह आपके परिवार में किस अवसर पर बनाया जाता है और ऐसा क्यों है। तो यह किसी विशेष त्योहार, समारोह या फिर दैनिक भोजन के रूप में हो सकता है जो पारिवारिक परंपराओं पर निर्भर करता है। यह भोजन किस सामग्री से बनता है। तो उदाहरण के लिए बाजरे की राब बाजरा, गुड़, घी, पानी आदि से बनती है। यह सामग्री आपके घर में कहाँ से आई। स्थानीय बाजारों से, किसानों से सीधे या सुपरमार्केट से खरीदी जा सकती है। ये आपके क्षेत्र से कैसे जुड़ा हुआ है। यह व्यंजन आपके क्षेत्र की कृषि उपज, जलवायु और सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ा हो सकता है। अब शुरू हो जाता है इस पाठ का अभ्यास कार्य। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गांव के लोग विभिन्न व्यवसायों में लगे हैं जो कृषि और गैर कृषि पर निर्भर होते हैं। फिर है, सही और या गलत बताइए। बारिश का कम होना पशुओं के पोषण पर प्रभाव डाल सकता है। सही। पेड़ पौधे और जीव जंतुओं पर निर्भर व्यवसायों में परिवर्तन आ सकता है। सही। अंतर्निर्भरता का चक्र ग्रामीण जीवन में देखा जा सकता है। सही। फिर है,
2 से 3 वाक्यों में उत्तर दीजिए। गांव में कौन कौन से व्यवसाय पेड़ पौधों पर निर्भर हैं? तो यहाँ उत्तर लिखा है, गांव में कृषि, पशुपालन और वन आधारित उद्योग जैसे कि टोकरी बनाना, लकड़ी का काम आदि व्यवसाय पेड़ पौधों पर निर्भर हैं। दूसरा प्रश्न है, बारिश का खेती और पशुपालन पर क्या प्रभाव पड़ता है? कम बारिश से खेती पैदावार कम होती है और पशुओं के लिए चारे की कमी हो सकती है, जिससे पशुपालन प्रभावित होता है। फिर तीसरा प्रश्न है, पर्यावरण के संरक्षण से हमारे व्यवसायों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तो पर्यावरण के संरक्षण से प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित होती है, जिससे कृषि, वन आधारित उद्योग और पशुपालन जैसे व्यवसाय अस्थायी रूप से चल सकते हैं। ठीक है। फिर तालिका में दी गई स्थिति के लिए कारण और प्रभाव लिखिए। तो यहाँ पर कारण स्थिति दे रखी है, गांव में सूखा पड़ गया, क्यों? कम बारिश या वर्षा की कमी से। और प्रभाव क्या हुआ? फसल सूख गई, पानी की कमी हो गई और कृषि उत्पादन घट गया। कजरी को अच्छा आहार नहीं मिला, गरीबी और खाद्य असुरक्षा के कारण कुपोषण, स्वास्थ्य समस्याएं हो गई। खेती में अच्छी पैदावार हुई तो अच्छी बारिश हुई होगी, उपजाऊ मिट्टी होगी, उन्नत कृषि तरीके अपनाए होंगे। और प्रभाव क्या पड़ेगा? किसानों को अधिक आय होगी और खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी। गांव के लोगों ने पशुपालन छोड़ दिया तो चारे और पानी की कमी होगी, इस कारण से उन्होंने छोड़ा होगा। और कमी क्या हो जाएगी? इसके का प्रभाव क्या हो जाएगा? दूध, मांस और अन्य पशु उत्पादों में कमी हो जाएगी। गांव में बाढ़ आ गई, बाढ़ आने से क्या होगा? पशुओं की बीमारी, कम लाभ, अत्यधिक बारिश, नदियों में उफान या फिर खराब जल जो है ना वो निकलेगा, तो फसल नष्ट हो जाएंगी, घर और संपत्ति को नुकसान होगा और विस्थापन यानी लोग चले जाएंगे दूसरी जगह पर। तो ये इसका प्रभाव होगा। तो ये सारणी हमने भरी है, आप भी इसकी देखिए। ये देखिए, यहाँ भी हमने इस सारणी को अच्छी तरह से यहाँ पर बना दिया है। आपको बड़ा बड़ा यहाँ दिखाई देगा अक्षर, तो आपको समझ में आ जाएगा। अब है स्वयं कीजिए। अपने गांव या शहर में एक व्यवसाय का अध्ययन कीजिए और पता लगाइए कि वह कौन कौन से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। स्वयं कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ उदाहरण है, कृषि व्यवसाय निर्भरता है भूमि, जल, वर्षा, नदियाँ, भूजल, सूर्य का प्रकाश, वायु, जैविक विविधता, परागण के लिए कीड़े, मिट्टी के सूक्ष्म जीव। दूसरा प्रश्न है, यदि बारिश नहीं हो तो क्या होगा? इस विषय पर 100 से 150 शब्दों में एक अनुच्छेद लिखिए। यदि बारिश न हो तो इसका सीधा और गंभीर प्रभाव हमारे जीवन और पर्यावरण पर पड़ेगा। कृषि पूरी तरह से सूख जाएगी, जिससे खाद्य संकट उत्पन्न होगा, पीने के पानी की कमी हो जाएगी, जल स्रोत जैसे नदियाँ, झीलें, कुएं सूखने लगेंगे, बिजली उत्पादन जो जल विद्युत पर निर्भर है प्रभावित होगा, जंगल सूख जाएंगे जिससे आग लगने के खतरे बढ़ जाएंगे, वन्य जीवों के लिए भोजन और पानी की कमी हो जाएगी, मिट्टी की नमी और कम होने से धूल भरी आंधियाँ बढ़ेंगी, वायु प्रदूषण बढ़ेगा। अंततः यह सब आर्थिक और मंदी और सामाजिक अशांति का कारण बन सकता है, जिससे जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, अपने परिवार के किसी बड़े सदस्य से पूछें कि उनके समय में व्यवसाय किस प्रकार प्रकृति पर निर्भर था और अब उसमें क्या परिवर्तन आए हैं। उत्तर लिखकर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। उदाहरण, दादा दादी के समय खेती या पशुपालन जैसे व्यवसाय सीधे तौर पर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थे, जैसे मौसम, वर्षा, उपजाऊ भूमि और चारागाह। वर्तमान समय में क्या परिवर्तन आया है? तो अब कई व्यवसाय प्राकृतिक संसाधनों पर सीधे निर्भरता कम कर रहे हैं, जैसे कि सेवा क्षेत्र या निर्माण उद्योग। हालांकि अभी भी कई उद्योग जैसे कृषि, खनन प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी के उपयोग से निर्भरता का तरीका बदल गया है, जैसे सिंचाई के आधुनिक तरीके और ग्रीन हाउस की खेती। ठीक है ना, ग्रीन हाउस जो बनाए जाते हैं उनमें खेती की जाती है। नीचे दी गई समस्याओं के समाधान खोजिए। यदि गांव में सूखा पड़ जाए तो किसानों को क्या करना चाहिए? तो यहाँ देखते हैं, यदि गांव में सूखा पड़ जाए तो किसानों को क्या करना चाहिए? सूखा प्रतिरोधी फसल किस्मों का उपयोग करना चाहिए, वर्षा जल संचयन के तरीके अपनाएं, मल्चिंग का अभ्यास करें, ड्रिप सिंचाई का उपयोग करें, फसल चक्र और अंतर फसल अपनाएं। फिर दूसरा प्रश्न है, यदि दूध उत्पादन कम हो जाए तो क्या विकल्प हो सकते हैं? पशुओं के आहार और पोषण में सुधार करें, पशुओं को उचित स्वास्थ्य देखभाल और नियमित टीकाकरण सुनिश्चित करें, नस्ल सुधार कार्यक्रमों पर ध्यान दें, पशुओं के लिए स्वच्छ और आरामदायक वातावरण प्रदान करें। फिर तीसरा है, यदि खेतों में कीटों का प्रकोप बढ़ जाए तो जैविक तरीकों से इसका क्या समाधान निकाला जा सकता है?
तो जैविक कीटनाशकों जैसे नीम का तेल या अन्य वनस्पति आधारित उत्पादों का उपयोग करें। कीटों के प्राकृतिक शत्रुओं जैसे लेडी बग्स को बढ़ावा दें। फसल चक्र और अंतर फसल अपनाएं। फेरोमोन जाल या स्टिकी ट्रैप का उपयोग करें। रोग प्रतिरोधी किस्मों का चुनाव करें। ठीक है। फिर चौथा है, यदि पेड़ों की कटाई बढ़ जाए तो इसका पर्यावरण और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पर्यावरण पर जो प्रभाव पड़ेगा वो इस तरह से है, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि, जैव विविधता को नुकसान और वन्य जीवों के आवासों का विनाश, मृदा अपरदन और जल चक्र में व्यवधान और वायु गुणवत्ता में कमी हो जाएगी। और व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, लकड़ी आधारित उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी हो जाएगी। पर्यटन और इको टूरिज्म पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पर्यावरण संबंधी नियमों और प्रतिबंधों में वृद्धि होगी। दीर्घकालिक स्थिरता और सतत विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो बच्चों ये लास्ट प्रश्न था। इसी के साथ में हमारा ये जो अध्याय है वो कंप्लीट हो जाता है। और आगे के अध्याय देखने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को और चैनल को दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए कि आपको चैप्टर कैसा लगा, आपको समझ में आया या फिर नहीं आया।